नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल 10 मई से सूबे में सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया गया है। लिहाजा इस आदेश के साथ ही सूबे की आम आवाम में एक गफलत जैसी स्थिति बन गई है कि आखिर ये जो लॉकडाउन लगाया गया है कैसा होगा और किस प्रकार की पाबंदियां होगी। लिहाजा द फैक्ट इंडिया के दर्शकों की इस गफलत को दूर करने के लिए हमने गहलोत सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी और कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की है और उनसे यह भी जानने की कोशिश की है कि इस महामारी और संकट के दौर में सरकार का मैनेजमेंट कैसा है और आगामी प्लान क्या है। तो सुनिए द फैक्ट इंडिया से बीडी कल्ला की वो खास बातचीत जिसमें उन्होंने सरकार के हर पहलू और हर तैयारी के बारे में हमसे खुलकर बातचीत की है। सुनिए बीडी कल्ला का और द फैक्ट इंडिया का संवाद। हाँ सर, नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हो? जी बढ़िया हूँ सर। मैं जानना चाह रहा था जिस प्रकार से कल से संपूर्ण लॉकडाउन की जो सरकार की ओर से घोषणा की गई, आप उस कमेटी में थे, तो ये लॉकडाउन किस प्रकार का है? जो पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, उससे कितना अलग है? उससे इस रूप में लगे, एक तो गांव से गांव, जिले से दूसरे जिले में इनमें सब पे रोक रहेगी। फिर पहले जैसे विवाह और शादी होती थी तो उसमें 50 आदमी अलाउ थे। इस बार अपील की गई है कि आप विवाह को जहाँ तक हो सके स्थगित कर दें। और मान लो किसी के जैसे कार्ड छप गए अथवा हाथ पीले कर दिए, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना गणेश बैठ गया, तो उसमें 11 आदमी से ज्यादा अनुमत नहीं होंगे, तो उसमें काफी कड़ाई है। फिर भोज पर पूर्ण का खाने पर प्रतिबंध है। पहले 50 आदमियों के खाने का प्रतिबंध नहीं था। अब खाने पे प्रतिबंध, हर प्रकार के खाने पे प्रतिबंध है। जैसे कई लोग जैसे जन्म दिवस पर इकट्ठे हो जाते थे जी, शादी की सालगिरह पे इकट्ठे हो जाते थे जी, मृत्यु भोज में इकट्ठे हो जाते थे। आपने देखा सामूहिक भोज पर पूर्ण का प्रतिबंध जी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि लॉकडाउन जो है इससे ये कोरोना की चेन कंप्लीट टूटे। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये लॉकडाउन सोमवार से लागू किया जाएगा तो जो फल सब्जी, जो आवश्यक जो चीजें हैं, उनकी दुकानें क्या पहले की तरह ही खुलेंगी? सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, शाम को डेयरी प्रोडक्ट वगैरह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी, लेकिन जो सब्जी के लिए जो सब्जी की मंडी जो है ना, उसमें जो खुदरा व्यापारी जाकर के सामान ले आएंगे और वो गाड़ियों के माध्यम से कोरोना की एडवाइजरी को पालन करते हुए वो मतलब सप्लाई कर सकेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि इससे फिर आम जनता को भी तो नुकसान नहीं होना। जी जी जी। और सर, यहाँ पे मैं जानना चाह रहा था जो किराना वाली जो वस्तुएं हैं, क्या वो दुकानें भी सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी? किराना के बारे में, इनके बारे में मेरे ख्याल में गाइडलाइन जारी कर रखी है। उसके आधार पर जो डिटेल गाइडलाइन है उसमें किराने की दुकानों के बारे में वो सोच रहे थे कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन में जो जनता है वो कई बातें समझ नहीं पा रही है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि इस साक्षात्कार के जरिए आप ज्यादातर चीजें स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, उसमें आप ऐसा करो, जैसे कुछ लोगों का इसमें ये विचार था कि इसमें किराने की दुकानों को भी अल्टरनेटिव डे पे खोला जाए जी। तो इसके बारे में आप होम सेक्रेटरी जो है ना, उनसे एक बार जो उसको डील कर रहे हैं जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो और अच्छी तरीके से बता देंगे। कल्ला साहब, एक मेरा सवाल ये भी था कि मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या है। पिछले बार जब लॉकडाउन लगा तो मजदूरों का पलायन नहीं होगा। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए हमने मतलब जो कारखाने के मालिक हैं उनसे ये कहा है कि वो अपने यहाँ उनको प्रमाण पत्र जारी कर दें और कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए वो आ जा सकेंगे। तो सर, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? इसके लिए सरकार मॉनिटरिंग कैसे करेगी? भोजन की व्यवस्था कोई भी मालिक ये कह दे कि यहाँ इंदिरा रसोई का भोजन चाहिए तो इंदिरा रसोई भोजन का प्रबंध कर दिया जाएगा।
और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने ये कहा था कि हम हर जगह हर कारखाने के पास इंदिरा रसोई का प्रबंध कर देंगे। सर, एक ऑक्सीजन सप्लाई सर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कल राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों ने ये नोटिस चस्पा कर दिया कि ऑक्सीजन खत्म है। वो नोटिस हटा लिया है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। जैसे जैसे हमको मिलती है हम बराबर उसको वितरित करवा रहे हैं और बहुत ही सक्षम अधिकारियों को लगा रखा है कि पूरे राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सालयों में भी ऑक्सीजन का वितरण बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए कि ऑक्सीजन की ऑडिटिंग करते हुए कर रहे हैं। कल्ला साहब उनको ऑक्सीजन बराबर मिल रही है और उन्होंने अपने नोटिस हटा लिए। सर मतलब जो आम जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है वो ये है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो मनमाफिक पैसा ले रहे हैं और दवाओं की कालाबाजारी राजधानी जयपुर में चरम पर चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई एक विशेष टीम गठित करना चाहिए इसके लिए? क्या आप मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष ये मांग रखेंगे? दरअसल जब भी कोई शिकायत आती है इस प्रकार की, हमारी ईसीडी, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लोग, ड्रग्स कंट्रोल के लोग ये बराबर इनको कंट्रोल कर रहे हैं। और 1-2 जगह जहाँ शिकायत आई है आपने देखा होगा उन लोगों को पकड़ के बिहाइंड से बाहर किया है। जी सर, शिकायत आम जनता शिकायत किससे करे? सवाल ये है, जो टोल फ्री नंबर सरकार की ओर से जारी किए गए वो नंबर व्यस्त रहते हैं ज्यादातर। तो जो आम जनता है, जो गरीब व्यक्ति है, जो गांव का व्यक्ति है, वो शिकायत किससे करे? ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वो जिलाधीश के स्तर पर कर सकता है, राज्य स्तर के कंट्रोल रूम में कर सकता है, लिखित में दे सकता है। हर प्रकार से तमाम जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, स्टेट लेवल पर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ अलग से एक कंट्रोल रूम बना रखा है, कहीं पर भी वो शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत की सुनवाई होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। कल्ला साहब, एक सवाल भी है मेरा और सुझाव भी है कि जो सरकार की ओर से जो एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें बेडों की उपलब्धता की जानकारी दी जाती है, उस पोर्टल में तो बेड खाली बताए जाते हैं, लेकिन जब पेशेंट अस्पताल के बाहर पहुंचता है तो वहां बता देते हैं बेड फुल है। तो इस गफलत को कैसे दूर करेंगे? सरकार का क्या प्लान है इस पर? क्योंकि ये एक जिसका पेशेंट मर रहा होता है, ऐसी स्थिति में वो इस गफलत का शिकार होगा, तो ये बड़ी लापरवाही है। एक्चुअली में क्या होता है कि जिस समय बेड मेरे दिक्कत है, आप देख रहे हो कि आरयूएचएस की जिस तरह की खबरें हैं, जहाँ 300-400 आदमी क्यू में लगे रहते हैं जी। तो मान लीजिए भी आपको 200 बेड खाली दिखाए और 300 व्यक्ति क्यू में, वो 200 भर्ती हो गए तो अब फिर बेड खाली नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाएगी। सर, लेकिन जब अस्पताल में आप फोन लगाते हैं तो ये बात अस्पताल प्रशासन को बोल देनी चाहिए तुरंत। लेकिन कई बार तो अस्पताल बुला लिया जाता है, फिर अंदर नहीं लिया जाता मरीजों को। देखिए, ये स्थिति मेरे ख्याल में 2-1 दिन पहले हुई होगी, लेकिन अभी एसएमएस में काफी बेड बढ़ा दिए गए हैं, बीलवा में बढ़ा दिए गए हैं। तो कमोबेश जो है 2-3 घंटे का समय लगता है, लेकिन प्राय वहां पहुंचने वालों को एडमिशन मिल जाता है। फिर हमारे यहाँ की स्थिति पड़ोसी राज्यों ने खराब कर रखी है। आज राजस्थान पहला राज्य है जो पड़ोसी राज्यों को मना नहीं कर रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इवन हमारे मेवाड़ में गुजरात तक के लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या योजना बनाई गई है? क्योंकि राजधानी जयपुर में तकरीबन 70 वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। 70%। वैक्सीनेशन के लिए आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। लेकिन हमको शुरू की खेप में केवल मात्र 3 लाख इंजेक्शन मिले, जबकि हमारी कैपेसिटी ये है कि हम एक दिन में मतलब करीब ये समझिए 10 से 11 लाख आदमियों की वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं जी। लेकिन टीके मिलेंगे तभी तो आगे टीके का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सवाल ये है कि केंद्रीय सरकार को सबसे पहले तो ये टीकों का कार्यक्रम स्वयं के खर्चे से करना चाहिए था जी। तो स्वयं के खर्चे से नहीं किया तो अब आप देख रहे हो कि कीमत में फर्क है। केंद्र सरकार 150 में ले रही है, हमको पहले 600 में कहा, अब 400 में दे रही है।
अरे भाई केंद्र सरकार खुद लेके हमको दे देती, हम 150 रुपए पर टीके का उनको भुगतान कर देते। तीसरी बात ये है कि टीकों की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, टीके आएंगे तभी तो लगेंगे जी। इसलिए टीकों की सप्लाई समय पर हो जाएगी तो हम तो 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को 100% उनका टीकाकरण कर देंगे, समय पर कर देंगे। तो क्या सर राज्य सरकार ने ऑर्डर दे रखा है, वहीं से सप्लाई नहीं हो पा रही? हाँ, नहीं हो रही है, सीरम कंपनी को ऑर्डर दे रखा है। तो वहां से क्या जवाब दिया जा रहा है, कब तक सप्लाई होगी? ये कह रहे जैसे जैसे उत्पादन होगा हम सप्लाई करते रहेंगे, हमारे पास तमाम राज्यों के ऑर्डर्स हैं और जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है वैसे वैसे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, दूसरा सर गांव में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर भी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। जो नर्सिंग स्टाफ है उनको गांव में भेजना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ और आशा सहयोगिनियां हमारी वहाँ पर ANM वगैरह काम कर रही है, कहीं पर हमारे डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं CSC पर और कुछ मेडिकल डॉक्टर्स ने अपनी टीमें बना करके अपने नंबर दे रखे हैं। तो उन नंबर पे कोई भी रोगी उनसे परामर्श कर सकता है, उनको जो आशा सहयोगिनियां ANM वगैरह जाकर घर घर दवाई बांट रही। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।